डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर देख के हम एमसीयू फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बट साथ ही साथ कहीं ये भी डर है कि कहीं हम मूवी में दिखाई देने वाले कोई ना कोई ईस्टर एग मिस ना कर जाए, क्योंकि फॉक्स स्टूडियोज के द्वारा बनाई हुई एक्समैन की टाइमलाइन जलेबी के जैसे सीधी और कानून के हाथों से भी ज़्यादा लंबी है, जिसमें हमें ये पता है कि 1845 में वुल्वरीन का बर्थ हुआ था और 2029 में उसकी डेथ। बट इसके बीच में स्टूडियो ने कौन कौन से सस्ते नशे किए इसके बारे में हमें नहीं पता है, बट डोंट वरी, भाई आया है समझा के जाएगा। आज मैं इस कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन को आपके सामने एकदम सीधे और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप डेडपूल और वुल्वरीन को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो इस फर्स्ट क्लास वीडियो की स्टार्ट करते हैं एक्समैन द फर्स्ट क्लास से। ये मूवी 1962 में सेट है और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो दुश्मन बनने से पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो उनकी दोस्ती और बॉन्डिंग के बारे में ये मूवी हमें बताती है और साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि कैसे सेबास्टियन शॉ नाम का एक अल्फा म्यूटेंट यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर वॉर छिड़वाना चाहता था। ये टाइम ऐसा था जहाँ पे कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे हुआ करता था। इसी बीच हेलफायर नाम का क्लब भी शामिल हो जाता है। तो क्या प्रोफेसर और मैग्नीटो इस मिशन में कामयाब होंगे या नहीं, ये हमें इस मूवी में बताया गया है। और साथ ही साथ हमें दो बड़े सवालों का जवाब मिलता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने और प्रोफेसर कैसे व्हील चेयर के ऊपर आया। और इसका जवाब काफ़ी अच्छा है, वजह इसके कि निक फ्यूरी के आई पैच के पीछे का रीज़न क्या है, जो कि एक बिल्ली के पंजे की वजह से हुआ था। तो इसके बाद आती है बहुत ही ज़्यादा हाइप वाली मूवी यानी कि एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे वुल्वरीन का जो बर्थ है वो 1845 में हुआ था और किस तरह से वो वर्ल्ड वॉर 1, 2 और वियतनाम वॉर के अंदर भी शामिल था। और उसके बाद वो स्ट्राइकर के अंडर काम करने लगता है, जहाँ पे हमें और भी म्यूटेंट्स दिखाए जाते हैं। मूवी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो 1979 में दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्समैन के यूनिवर्स में क्यों वुल्वरीन को अपनी याददाश्त घुमानी पड़ी और कैसे उसकी बॉडी के अंदर एडमेंटियम इंस्टॉल किया गया। और जिन फैंस ने इस मूवी के हाइप के चलते इस मूवी की टिकट ली थी वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए इस मूवी की जेनरिक स्टोरी लाइन की वजह से। बट आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। फिर आती है एक्समैन मूवीज यानी एक्समैन ट्रिलॉजी, जहाँ पे एक्समैन 1, एक्समैन यूनाइटेड और एक्समैन द लास्ट स्टैंड आती है। अब इससे पहले आप में से कोई कमेंट्स में बोल दे तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो एक्समैन मूवी जो है वो स्टार्ट होती है लोगन के कैरेक्टर से, जहाँ पे कैसे वो अपने क्लासिक बार सीन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से उसको रोग मिलती है। वो दोनों कैसे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के पास पहुँचते हैं और फिर मैग्नीटो के साथ ह्यूमन और म्यूटेंट्स की जंग में वो शामिल होते हैं। तो ये इस मूवी का बेसिक प्रीमिसेस है। फिर आती है 2003 में X2 एक्समैन यूनाइटेड। ये मूवी सीक्वल थी एक्समैन मूवी का। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैग्नीटो का ब्रदरहुड और चार्ल्स एक्सेवियर के एक्समैन आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, जैसा कि मूवी का टाइटल है। इसके पीछे का रीज़न है कि नाइटक्रॉलर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करता है। इसके चलते डोमिनो इफेक्ट होता है और गवर्नमेंट म्यूटेंट के खिलाफ हो जाती है। ऐसे में आता है विलियम स्ट्राइकर, जो कि वुल्वरीन के पास से जुड़ा हुआ है, जो कि वेपन एक्स प्रोग्राम का हेड होता है। सेरिब्रो जैसा एक सिस्टम तैयार करता है जिससे वो सारे म्यूटेंट को एक साथ मार गिराए और दुनिया को म्यूटेंट से आज़ाद करे। बट एक्समैन और बाकी के म्यूटेंट्स आपस में मिलकर इसके सामने लड़ते हैं, जहाँ पे वुल्वरीन को अपने पास से जुड़े हुए कुछ चीज़ें पता चलती है, जहाँ पे वो जिस लैब में उसका एडमेंटियम फिक्स किया गया था उसमें जाता है। और साथ ही साथ मैग्नीटो एंड आते आते कैसे अपना असली रूप दिखाता है वो भी इस मूवी में हमें दिखाया जाता है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जीन ग्रे का कैरेक्टर एक्समैन को बचाते हुए जब उसकी खुद की ही मौत इसमें हो जाती है। और साथ ही साथ हमें एंड में ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ से फिनिक्स जैसे शेप का कुछ निकल रहा है, जो कि हिंट था डार्क फिनिक्स स्टोरी लाइन का, जो कि एक्समैन की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन में से एक है। इसके बाद आती है एक्समैन द लास्ट स्टैंड, जो कि सबसे कॉस्टली मूवी मानी जाती है एक्समैन फ्रेंचाइजी के अंदर, जहाँ पे डार्क फिनिक्स स्टोरी लाइन को इन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश की। पर स्टूडियो की दखलंदाजी और बाकी बहुत से रीज़न के चलते इस मूवी का रिव्यू काफ़ी ख़राब आया था। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जीन ग्रे का कैरेक्टर, जो कि सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मर जाता है, बट एक्चुअल में वो वापस रिजरेक्ट हो जाता है क्योंकि डार्क फिनिक्स की एनर्जी ने उसको कंज्यूम कर दिया है। अब ये डार्क फिनिक्स जो है वो उसी की एनर्जी का एक हायर लेवल होता है, तो जब वो उसको रीच कर जाती है तो डार्क फिनिक्स उसको कंज्यूम कर लेता है पूरी तरह से। इसी वजह से आम लोग और म्यूटेंट्स इन सबकी दुनिया एक साथ खतरे में पड़ जाती है। अब यहाँ पे एक्समैन और मैग्नीटो के ब्रदरहुड के बीच में जंग छिड़ जाती है, जहाँ पे एक्समैन उसको डिस्ट्रक्शन से रोकना चाहते हैं, वहीं पे मैग्नीटो उसको यूज़ करना चाहते हैं एज अ वेपन। तो इन दो ग्रुप्स में हमें टक्कर देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक पैरेलल स्टोरी भी इन्होंने ऐड कर दी, जो कि म्यूटेंट
ये सीरम की, जहाँ पे एक सीरम तैयार किया जाता है जो म्यूटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। म्यूटेंट्स जो अपने पावर से नफरत करते हैं वो इसके सपोर्ट में हैं और कुछ म्यूटेंट्स इसके सपोर्ट में नहीं है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से कुछ म्यूटेंट्स अपनी पावर इस सीरम के चलते हमेशा के लिए खो देते हैं, जिसमें मिस्टिक का कैरेक्टर और मैग्नेटो का कैरेक्टर होता है। और वहीं पे वुल्वरिन को जीन ग्रे को मारना पड़ता है ताकि वो दुनिया को बचा सके। इसी के साथ मूवी का एंड होता है और इसके एंड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैग्नेटो का कैरेक्टर अपनी पावर्स के बिना एक पार्क में बैठा हुआ है। बट यहाँ पे हमें हिंट भी मिलता है कि शायद उसकी पावर पूरी तरह से गई नहीं होती। इसके मिले हुए खराब रिस्पॉन्स की वजह से ही स्टूडियो ने ज़बरदस्ती सबसे हाई पॉप कैरेक्टर या सबसे पॉपुलर कैरेक्टर वुल्वरिन के ओरिजिन को दिखाना ज़रूरी समझा और इसके बाद आई थी वुल्वरिन, जिसमें पहले का टाइमलाइन एक्सप्लोर किया गया और इसके बाद उन्होंने वुल्वरिन की ट्रिलॉजी को अनाउंस किया, जहाँ पे वुल्वरिन की ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट द वुल्वरिन हमें 2013 में देखने को मिला था। ये मूवी पूरी तरह से फोकस करती थी वुल्वरिन के ऊपर और ये एक सोलो मिशन के तौर पे बनाई गई थी, जहाँ पे वुल्वरिन किस तरह से जापान में जाता है और उसके साथ किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है ये हमें मूवी में दिखाया जाता है। इसका बाकी के एक्समैन के यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। इस मूवी के क्लाइमैक्स में फैंस को काफ़ी बड़ा झटका लगता है जब सिल्वर समुराई से लड़ते हुए वुल्वरिन के क्लॉज जो है वो कट जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि 2 साल के बाद वुल्वरिन जब वापस आता है तो उसको दिखाई देता है कि सेंटिनल्स प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है और उसी टाइम मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स उसको रिक्रूट करने के लिए आते हैं। इसके बाद आने वाली मूवी थी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। स्टार्टिंग में हमें म्यूटेंट्स और सेंटिनल्स के बीच में एक तगड़ी फाइट दिखाई देती है और उसी टाइम पे जब म्यूटेंट्स हारने वाले होते हैं तो किटी प्राइड का जो कैरेक्टर है वो वुल्वरिन को 1973 में अपनी बॉडी के अंदर भेज देता है फेजिंग के थ्रू वो किसी के भी कॉन्शियसनेस को बॉडी में टाइमलाइन के आगे पीछे घुमा सकती है और इसी तरह से टाइम ट्रैवल यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि उसी टाइम पे मिस्टिक के कैरेक्टर ने किसी का असैसिनेशन किया हुआ होता है और उसको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया होता है। मिस्टिक के म्यूटेंट डीएनए से ही वो सेंटिनल्स प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से प्रोफेसर ज़ेवियर वुल्वरिन को देखते हैं कि वो उस असैसिनेशन को रोक दे जिससे कि सेंटिनल्स प्रोग्राम का स्टार्ट ही ना हो। जब 1973 में वुल्वरिन पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर डिप्रेस्ड और अल्कोहलिक बन चुके हैं क्योंकि उनके म्यूटेंट्स को वियतनाम वॉर में ड्राफ्टिंग कर दिया गया था और वो एक सीरम का यूज करते हैं जिससे कि वो चल सके। इसकी वजह से उनकी म्यूटेंट एबिलिटीज सप्रेस हो जाती है और मैग्नेटो को जेएफके के असैसिनेशन के आरोप में कैद करके रखा गया होता है और एंड में हमें दिखाई देता है कि कैसे सेंटिनल प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मैग्नेटो उसको अपने मैग्नेटिक पावर से कंट्रोल करता है और वहां के लोगों को जान का खतरा हो जाता है। और ऐसे टाइम पे मिस्टिक जो है वो एंड में प्रेसिडेंट को मैग्नेटो के हाथों से बचा लेती है। ये न्यूज जाती है कि एक म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट को बचाया और इसी के चलते सेंटिनल प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है और वुल्वरिन की आंख जब खुलती है एंड में तो वो खुद को एक नई टाइमलाइन के अंदर पाता है जहाँ पे जीन ग्रे और बाकी के कैरेक्टर्स जो वो खो चुका था वो सारे के सारे अभी भी जिंदा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हार्मनी बनी हुई है गवर्नमेंट और म्यूटेंट्स के बीच में। तो इसी के साथ यहाँ पे मूवी एंड होती है। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजिप्ट के अंदर बहुत से लोग वर्शिप कर रहे हैं कि इजिप्शियन गॉड की, जहाँ पे हमें एंशिएंट म्यूटेंट एपोक्लिप्स दिखाई देता है। तो इसके बाद आने वाली मूवी यानी कि एक्समैन अपोक्लिप्स के अंदर हमें दिखाई देता है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे एंशिएंट टाइम में एक म्यूटेंट हुआ करता था जो इजिप्ट के ऊपर रूल करता था और उसी के लोगों ने उसको जिंदा दफना दिया था और 1983 के टाइम में उसको वापस से रिजरेक्ट किया जाता है। अब इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि एक्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई जाते हैं वो 1963 की टाइमलाइन में हमें बताए गए हैं और इस मूवी में हमें 20 साल का टाइम जब देखने को मिलता है, जबकि कोई भी कैरेक्टर ज़रा सा भी एजेड हुआ हमें नहीं दिखता है। मूवी के अंदर एपोक्लिप्स जो है वो 4 हॉर्समैन को रिक्रूट करता है जिसके अंदर एक मैग्नेटो होता है, बट आगे जाके वो उसके खिलाफ हो जाता है और साथ ही साथ मूवी के एंड में जीन ग्रे की पावर्स हमें अनलीश होती हुई दिखाई देती है जहाँ पे वो अकेले हाथों से एपोक्लिप्स को हराती है। एक्समैन एपोक्लिप्स में एपोक्लिप्स को हराने के चक्कर में जीन ग्रे जो है वो अपने पावर लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक लेके जाती है और इसी के चलते डार्क फिनिश जो है वो वापस से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जहाँ पे क्रिएटर्स ने वापस से पॉपुलर स्टोरी लाइन डार्क फिनिश को फिल्म में दिखाने का सोचा, जहाँ पे एक्समैन द लास्ट स्टैंड के अंदर उनसे जो गलती हुई थी उसको सुधारने की वो कोशिश कर रहे थे और उनकी ये कोशिश भी ऑन द मूव गिर गई क्योंकि मूवी के अंदर कोई भी पॉपुलर कैरेक्टर्स नहीं थे। वही सेम स्टोरी जो हम लास्ट स्टैंड के अंदर देख चुके थे वही स्टोरी को उन्होंने यहाँ पे अलग टाइमलाइन में दिखाया। तो इस मूवी के अंदर भी बहुत सारे
फ्लॉज होने की वजह से मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। डार्क फिनिश के पहले लोगन रिलीज हुई थी, बट क्योंकि वो टाइमलाइन की सबसे आखिरी की मूवी है इसलिए हम उसके बारे में आखिरी में आते हैं। तो ये सेट है 2029 में, जहाँ पे हमें ओल्ड लोगन दिखाया गया है और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर 97 ईयर्स के दिखाए गए। अब ऐसा है कि उनकी जो पावर्स है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती है और इस वजह से काफी सारे म्यूटेंट्स और इंसानों को वो डैमेज कर रहे होते हैं और लोगन उनको छुपा के उनको सेफ रख रहा होता है। बट लोगन की भी एज ज्यादा हो रही है, खाने के अंदर एंटी म्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से उसकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज भी धीरे धीरे कम हो रही है। इतना ही नहीं, उसके एडामेंटियम क्लॉज जो उसको पावर्स देते थे या उसको स्ट्रॉन्ग बनाते थे, वही धीरे धीरे पॉइजन बन रहे हैं और उसकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट के वेपन एक्स प्रोग्राम के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी बाजार में घूम रहे होते हैं। लोगन के जो प्रॉब्लम्स है वो एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। इसी बीच उसको एक बच्ची मिलती है जो कि उसके डीएनए से तैयार की गई होती है और उसके जैसी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज रखती है। बट उसको सेव करने और प्रोफेसर जेवियर को बचाने के लिए लोगन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। इस मूवी में हमें वेस्टर्न स्टाइल का एक्शन देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिलता है। बट इस मूवी की सबसे ज्यादा खास बात अगर कुछ थी तो वो था लोगन का ह्यूमन साइड, जहाँ पे इतनी सारी मूवीज में उसके वायलेंट और एनिमल बिहेवियर को दिखाया गया है। इस मूवी में उसको ह्यूमन रखने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से काम भी करता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान जो इतनी लंबी जिंदगी जो कि वायलेंस से भरी हुई है, कैसे वो मरते हुए अपनी एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहता है जो कि वायलेंस के अलावा कुछ और भी है, और कैसे उसको वो लेगेसी भी मिल जाती है मूवी के एंड आते आते। और यही रीजन है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में से एक है। तो आई होप कि आपको सारी की सारी एक्समैन की टाइमलाइन का बहुत ही अच्छे से आइडिया लग चुका होगा। अब अगर कोई इस तरह डेडपूल एंड वुल्वरीन में आप देखोगे तो आप उसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। तो इतना सारा टाइमलाइन का ज्ञान फैलने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेलो एमसीयू फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।